यह मामला बेहद सनसनीखेज, बेहद ही संगीन था। मामला एक पुलिस अधिकारी की हत्या से जुड़ा हुआ था। स्वाभाविक था, मामला हाई प्रोफाइल था, तो पुलिस को भी मामले को सुलझाना एक चुनौती थी। दुर्ग पुलिस ने चुनौती को स्वीकार किया, लेकिन इस मामले को सुलझाने में 12 दिन लग गए। 12 दिन बाद जब मामला खुला तो पुलिस ये जानकर हैरान रह गई कि जो आरोपी था, जो कातिल था, वो पुलिस के आसपास ही घूम रहा था। वो पुलिस को खाना परोसता, पुलिस को चाय परोसता, पुलिस के लिए अखबार लाता, और जो खबरें टीआई के संबंध में छपती वो पुलिस को पढ़कर सुनाता। तो स्वाभाविक था कि पुलिस को इस पर किसी तरह का शक हो, सुबह कोई संदेह हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। और लेकिन जब संदेह हुआ तो एक बड़ा मामला सामने आया। बात है 11 सितंबर 2007 की। 11 सितंबर 2007 को सुबह का वक्त था। धमदा, जो दुर्ग जिले का एक ब्लॉक है, दुर्ग जिले का एक बड़ा प्राचीन नगरी है, दुर्ग जिले का एक सियासतकालीन नगरी धमदा गढ़ कहा जाता है जिसे, और नगर पंचायत भी है धमदा। इसी धमदा में पीडब्ल्यूडी का एक रेस्ट हाउस है। पीडब्ल्यूडी के इस रेस्ट हाउस में सवेरे के वक्त, सवेरे तकरीबन 5 बजे केयर टेकर पहुंचता है। केयर टेकर पीछे के दरवाजे से रूम नंबर 2 पहुंचता है तो चौंक जाता है और चीखते हुए बाहर भागता है। बाहर सड़क पर आता है और बाहर सड़क पर आकर बड़ी बदहवासी से और लोगों को इशारे करता है, लोगों को बताता है कि कमरा नंबर 2 में एक लाश पड़ी है। तो स्वाभाविक तौर पर धमदा जैसे छोटे से जगह पे और किसी रेस्ट हाउस में लाश मिलना एक बड़ी बात थी, और इसलिए बड़ी बात थी कि वो लाश किसी आम आदमी की नहीं थी। धमदा थाने के जो टीआई थे विजय सिंह केरकेट्टा, उनकी लाश थी। विजय सिंह केरकेट्टा रात के 10 बजे तक थाने में थे और रात 11 बजे वो गश्त पॉइंट लगाकर वो रेस्ट हाउस में, चूँकि उनका परिवार दुर्ग में रहता था और वो धमदा आना जाना करते थे, लेकिन जिस दिन देर हो जाती थी, जिस दिन नाइट गश्त रहता था, उस दिन वो रेस्ट हाउस में रुक जाते थे। और रेस्ट हाउस का कमरा नंबर 2 उनके लिए हमेशा बुक रहता था। तो रात के 1 बजे तक वो गश्त पॉइंट देते रहे और उसके बाद एक लंबी खामोशी। तो बात पुलिस तक पहुंची, धमदा पुलिस तक पहुंची। धमदा पुलिस की एक टीम फौरन, क्योंकि मामला थाना प्रभारी का था, मामला टीआई का था, तो फौरन धमदा जो पुलिस थी वो मौके पर पहुंची। रात के जो गश्त में लगे हुए थे वो भी मौके पर पहुंचे। जो तत्कालीन एसपी हैं राजेश मिश्रा जी, तत्कालीन एसपी जो उस वक्त थे दुर्ग जिले के, उनको सूचना दी गई। और जब धमदा पुलिस टीआई के कक्ष में पहुंची, टीआई के कमरे में पहुंची, तो उनकी सांसें थोड़ी चल रही थी। उनको फौरन धमदा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहाँ से स्थिति जब बिगड़ती देखी गई तो फौरन उन्हें सेक्टर 9 अस्पताल रेफर कर दिया गया और सेक्टर 9 अस्पताल में फिर उनका इलाज शुरू हुआ। इधर मामला चूँकि एक पुलिस अधिकारी पे हमले का था, मामला चूँकि एक थाने के टीआई पर हमले का था, इसलिए जो तत्कालीन एसपी थे राजेश मिश्रा, तत्कालीन एडिशनल एसपी सिटी संजीव शुक्ला, और तत्कालीन जो एडिशनल एसपी ग्रामीण थे प्रशांत ठाकुर, और फोरेंसिक एक्सपर्ट बीपी मैथिल जो अब हमारे बीच नहीं रहे, क्राइम ब्रांच के जो प्रभारी थे दुर्ग जिले के पीएस मरावी, ये तमाम लोग मौके पर पहुंच गया। डॉग स्क्वाड पहुंच गया, फिंगरप्रिंट को बुलाया गया और जांच शुरू की गई। तो जांच में प्रथम दृष्टया ये देखा गया कि जो टीआई जो इस अवस्था में जिस कमरे में पड़े हुए थे, वो कमरा पूरा खून से भरा हुआ था। पूरे दीवारों तक खून के छींटे थे, पूरे बिस्तर में खून के छींटे थे, और टीआई के सर पर 2 गहरे जख्म के निशान थे और उनके गले पे एक निशान था, और उनके पास जो उनका मोबाइल था वो गायब था, सोने की चैन जो पहना करते थे वो गायब था, सोने की अंगूठी गायब थी। तो मामला संगीन हो गया।
और बात जब तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह तक पहुंची, तत्कालीन जो गृह मंत्री रामविचार नेताम वो भी मौके पर पहुंचे, तत्कालीन डीजीपी जो विश्वरंजन थे और रायपुर रेंज के आईजी YKS ठाकुर, तमाम लोग मौके पर पहुंचे और दुर्ग जिले की पुलिस को इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए काम पे लगा दिया गया। पुलिस पे हमला होना एक तरह से पुलिस के लिए चुनौती भी थी और दुर्ग पुलिस बहुत बेहद गुस्से में थी, क्योंकि केरकेट्टा एक योग्य था पुलिस अधिकारी थे और काफ़ी लोकप्रिय थे पुलिस महकमे पे। उन पर हमला पूरे पुलिस महकमे को गुस्से में भर गया, पूरा पुलिस महकमा। तो मामले की जांच के लिए राजेश मिश्रा ने 8 लोगों की टीमें बना दी, 8 पुलिस टीम बनाई है, जिसमें एडिशनल SP सिटी संजीव शुक्ला और एडिशनल SP ग्रामीण प्रशांत ठाकुर को इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंप दी गई और दोनों की अगुवाई में इसकी जांच शुरू हुई। पुलिस ने इस दौरान तकरीबन 125 लोगों का बयान लिया, 125 लोगों से पूछताछ की, 125 जो संदेही, पुलिस हर एंगल पर संदेही कि कोई दोस्त पुरानी दुश्मनी किसी से, कोई दोस्त जो किसी मामले में दगा दे सकता है, हत्या का प्रयास कर सकता है, तमाम तरह के कयास लगाए गए। और TI से मिलने जो बिलासपुर से 2 लोग आए थे, पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की कि दोनों ने बताया कि हाँ वो रात के 12:30 बजे तक TI के साथ थे। उसके बाद वो लोग वापस चले गए। पुलिस ने उनका मोबाइल लोकेशन जब निकाला तो उनका बयान भी सही पाया गया। पुलिस ने उन लोगों का भी बयान लिया जिन्हें TI ने किसी मामले में थाने में पूछताछ की थी, किसी न किसी मामले में उन्हें बंद किया था, उनसे भी पूछताछ की। और यहाँ तक कि दमदा की पुलिस, दमदा की एक टीम जांच कर रही है, एक क्राइम ब्रांच की एक टीम जो बालाघाट का लांजी है वहाँ तक भी पहुँच गई। दरअसल बालाघाट लांजी का एक व्यापारी दमदा में व्यापार करने आया था और उसने मुसाफरी नहीं लिखाई थी। आमतौर पर ये होता है कि बाहर से कोई अगर व्यापारी आता है तो उसे थाने में मुसाफरी लिखानी पड़ती है। एक व्यवस्था है, एक कानून है, इसका हालांकि पालन बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन आमतौर पे एक नियम मुसाफरी लिखाने का। तो उस व्यापारी ने मुसाफरी नहीं लिखाई थी, तो गुस्से में TI केरकेट्टा ने उसकी पिटाई कर दी थी। पुलिस को लगा कि शायद उसने गुस्से इस घटना का बदला लिया हो, लेकिन उसकी भी संलिप्तता इस घटना में नहीं मिली। जांच चलती रही और जांच करते करते 12 दिन बीत गए। इसके पहले पुलिस को एक गुमनाम खत मिला, जांच टीम को गुमनाम खत मिला। खत में एक युवती का जिक्र था। खत में लिखा था कि एक युवती का TI केरकेट्टा से काफ़ी मिलना जुलना था और हो सकता है TI की हत्या के प्रयास में इस युवती का हाथ हो। पुलिस ने भी कई दफ़ा इस एंगल पे जांच की, उस युवती से पूछताछ की, घटना के दिन उस युवती का लोकेशन निकाला, लेकिन घटना के में कहीं उसकी भी संलिप्तता नहीं मिली। तो पुलिस समझ गई कि ये गुमनाम खत मिला है, ये पुलिस को गुमराह करने के लिए मिला है, पुलिस की जांच की दिशा बदलने के लिए मिला है, पुलिस की जांच को प्रभावित करने के लिए ये गुमनाम खत लिखा गया है। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये गुमनाम खत ही उन्हें कातिल तक पहुंचा सकता है। तो पुलिस इस एंगल में भी एक टीम जांच में जुट गई। इधर 12 दिन के लंबे संघर्ष के बाद TI केरकेट्टा ने सेक्टर 9 अस्पताल के ICU में दम तोड़ दिया। दरअसल उनके सर पे लगा जख्म इतना गहरा था कि जख्म के चलते उनके पूरा बायां हिस्सा फालिश मार गया था और उनके बायां की रोशनी भी चली गई थी। और 12 दिन के लगातार जीवन और मौत के बीच संघर्ष के बाद TI केरकेट्टा ने दम तोड़ दिया और लास्ट वक्त तक ये नहीं जान पाए कि उन पर हमला किसने और क्यों किया, आखिर उनका कसूर क्या था, किस बात की उन्हें सज़ा मिली। तो 12वें दिन TI केरकेट्टा की मौत के 1-2 दिन बाद क्राइम ब्रांच के एक आरक्षक राजकुमार, उन्हें कुछ क्लू मिला। उन्हें क्लू मिला कि धमदा में जो ढाबा चलाता है युवक अनिल सिंह, उसने एक बार TI केरकेट्टा को निपटाने की बात कही थी। जब इस तरह की जांच में पुलिस लगती है, इस तरह की जांच पुलिस करती है, तो बहुत छोटे छोटे चीज़ों को भी बहुत गौर करती है। इनके लिए काफ़ी क्लू मिलता है, काफ़ी सबूत मिल जाता है इन छोटे छोटे चीज़ों से। तो
और कभी कभी इन छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करना भारी भी पड़ जाता है। तो पुलिस ने इस बार मामले से नज़रअंदाज ना करते हुए इसे गंभीरता से लिया और अनिल पर निगरानी रखनी शुरू कर दी। और अनिल पर शक करने की वजह इसलिए भी नहीं थी कि जांच के दौरान क्राइम ब्रांच की टीम या दमदा की टीम, जितने लोग वहाँ दमदा में लगे हुए थे जांच में, सारे लोग अनिल के ढाबे पे ही अक्सर खाना खाते थे, चाय पीते थे। तो उसका व्यवहार पुलिस वालों के साथ बहुत घुला मिला हुआ था। तो पुलिस को ऐसा लगा नहीं कि अनिल इस घटना में शामिल हो सकता है। लेकिन अब चूँकि मामला टीआई की मौत हो चुकी थी और अब हाई प्रोफाइल मामले में कातिल को पकड़ना था, तो पुलिस ने इस एंगल में भी चांस लिया। और जो क्राइम ब्रांच के प्रभारी थे पीएस मरावी, उन्होंने क्राइम ब्रांच के डीके मार्कंडे और चंद्रशेखर सोनी को इस काम में लगा दिया कि अनिल को उठाओ और पूछताछ करो। दोनों ने अनिल को उठाया और पूछताछ शुरू की। तो शुरू में तो अपना बयान बदलता रहा, गुमराह करता रहा, इधर उधर की बातें करता रहा कि मैं भला क्यों, क्योंकि मैं तो पुलिस का ही सपोर्ट कर रहा हूँ, पुलिस का ही साथ दे रहा हूँ। लेकिन बाद में वो टूट गया। बाद में वो टूटा और जो उसने कहानी बताई वो काफ़ी चौंकाने वाली कहानी थी। दरअसल अनिल जो था वो बेरला दुर्ग जिले का हिस्सा बेमेतरा जिले में चला गया। वो वहाँ के एक गांव का निवासी था, बेरला के पास किसी गांव का निवासी था और उसके पास एक पिस्टल थी। क्योंकि वो ढाबा चलाता था दमदा में, तो आमतौर पर ढाबे में रात के वक्त शराब पी के हुड़दंग करने वाले युवकों की हो जाती है। तो वो एहतियातन उसने एक पिस्टल रखा था और इस पिस्टल के लिए जो उसने पुलिस को अपने एक बालिया बयान में बताया, भाई उस पिस्टल के लिए उसे कारतूस की ज़रूरत थी। और काफ़ी दिन तक दिमाग लगाने के बाद उसने कारतूस के लिए उसे टीआई केरकेट्टा सही लगे। फिर लगा कि अगर टीआई केरकेट्टा पर हमला किया जाए तो उनसे कारतूस मिल सकता है। कारतूस के लिए उसने फिर प्लान बनाया। हालांकि उसे पता नहीं था कि टीआई केरकेट्टा रेस्ट हाउस में रुकते जरूर थे, लेकिन वो सर्विस रिवॉल्वर अपनी थाने में ही रख कर आते थे। तो उस रात टीआई केरकेट्टा जब 10 बजे तक थाने में थे तो इधर उनकी कारतूस लूटने और उनको मारने की प्लानिंग चल रही थी। अनिल ने अब दुर्ग कसारी निवासी अपने एक दोस्त राजेश यादव, उसको दमदा बुला लिया और उस रात 11 सितंबर की रात दोनों ने ढाबे में रात 2 बजे तक शराब पी। और इधर टीआई जो थे वो 10 बजे तक थाने में थे और 11 बजे रेस्ट हाउस पहुँचे। चूँकि बिलासपुर से उनके दोस्त आए हुए थे, तो गश्त में लगा के स्टाफ को सीधे रेस्ट हाउस पहुँचे। और इस बीच उनके दोस्त जो है थे वो 12 साढ़े 12 बजे वापस चले गए और टीआई भी आखिरी बार 1 बजे रात को गश्त पॉइंट चेक करने के बाद सो गए। रात के तकरीबन 2:30 बजे अनिल और राजेश ये दोनों रेस्ट हाउस पहुँचे, कमरा नंबर 2 पहुँचे। कमरा नंबर 2 के सामने वाले दरवाजे में उन्होंने कान लगाया तो खर्राटे की आवाज़ सुनाई दी। उन्हें लगा कि टीआई सो गए। फिर वो दोनों पीछे के रास्ते पहुँचे। इन्हें भी मालूम था कि सवेरे जो केयर टेकर है वो पानी भरने आता है, इसलिए टीआई पीछे का दरवाज़ा खोल कर रखते हैं। तो दोनों पीछे के दरवाजे से रास्ते टीआई के कमरे में दाखिल हुए। अनिल ने अपने पास एक कुल्हाड़ी रख लिया था। दरवाजे में के कमरे में पहुंचते ही अनिल ने एक जोरदार प्रहार कर दिया टीआई के माथे पे और जो कुल्हाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टीआई के माथे पे धंस गया। उसके बाद टीआई के मुंह से जैसे आवाज़ निकलने लगी तो राजेश ने तकिए से उनका मुंह दबा दिया और दूसरा वार राजेश ने उनके गले में किया। उसके बाद दोनों ने टीआई का रिवॉल्वर तलाशने की कोशिश की, लेकिन रिवॉल्वर मिला नहीं। उसके बाद दोनों ने टीआई का मोबाइल रख लिया और टीआई के चैन निकाल लिया और टीआई के जो उंगली में सोने की अंगूठी थी उसे साबुन लगाकर निकाला। और इस तरह दोनों घटना को अंजाम देके निकल ही रही थी कि टीआई की एक बार फिर सांस चलने महसूस हुआ कि सांस चल रही। तो फिर एक बार अनिल ने उनके माथे पर प्रहार कर दिया और उसके बाद लगा कि अब इनकी मौत हो गई। तो दोनों इत्मीनान से निकल गए और खून आलूदा जो कुल्हाड़ी था अनिल ने उसको अपने खेत के पीछे गाड़ दिया
खेत और जो अपने कपड़े थे खून से छींटे वाले कपड़े, उससे धोबी को दे दिया, और मोबाइल और चैन और अंगूठी अपने एक रिश्तेदार को दे दिया। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि इस मामले में पुलिस उस तक पहुंच सकती है, तो उसने धमधा के टार तालाब करके उसमें तीनों चीज़ों को उसने फेंक दिया, जो बाद में गोताखोरों के माध्यम से पुलिस ने बरामद किया। तो पुलिस ने मामले में अनिल को गिरफ्तार किया, राजेश को गिरफ्तार किया, और इनकी निशानदेही पे खून आलूदा कुल्हाड़ी और कपड़े, खून के छींटे से सने हुए कपड़े और मोबाइल, अंगूठी और चैन बरामद किया। और इस तरह इस मामले का पटाक्षेप हुआ, और इसके बाद मामला कोर्ट में लंबित रहा। बाद में दोनों को सज़ा हुई, कुछ दिनों की सज़ा हुई, अनिल और राजेश को। तो ये कहानी थी एक टीआई की हत्या की, एक कारतूस के लिए एक टीआई पर प्राणघातक हमले की, और एक टीआई के दर्दनाक मौत की, और 12 दिनों बाद इसकी गुत्थी सुलझने की। तो क्राइम का इस एपिसोड में हमारी ये कहानी कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस तरह की और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।